हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, जय झारखंड। जी हाँ, झारखंड में नई सरकार के लिए चुनाव हो चुका है विधानसभा का, और तरह तरह के एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, है ना। एग्जिट पोल तो बी ए झारखंडी सिटीजन, और यहाँ हम सभी उत्सुक हैं, है ना। एक झारखंडी होने के नाते क्या झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। सभी सरकारों की अपनी नीतियां होती है, सभी सरकारें काम करती है। तो ये 5 सालों में सरकार ने काम अच्छा किया या बुरा किया, उनका हिसाब कर सकते था आज। कल आपका हिसाब होने का दिन था। फाइनल तरीके से लोगों ने भरपूर अपना विचार व्यक्त किया है वोट के माध्यम से, और अब ये वोट किसके पक्ष में पड़ा है, इसको लेकर तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, और विभिन्न एग्जिट पोल है हमारे सामने, और इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करेंगे पिछली सरकार ने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, क्या साइड इफेक्ट रहा, और अगली सरकार कौन आने वाली झारखंड में। क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वही फिर से काबिज होगी। इन सभी के बारे में बात करेंगे, और किस वर्ग ने किसको वोट दिया ये भी एनालिसिस में सामने आ रहा है। मेन फैक्टर्स क्या रहा है इस चुनाव में, उन सभी के बारे में बात करेंगे, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा झारखंड का अगला, ये पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जिट पोल को आप देख लेते हैं ना। अलग अलग एग्जिट पोल है, ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहा है आपको। पोल स्टार है ना, पोल स्टार पहला आपका क्या पर पोल स्टार। तो पोल स्टार जिसका सर्वे है वो क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पोल स्टार जैसे कि पोल स्टार यहाँ पर बीजेपी, फिर आपका जेएमएम प्लस और अदर, और फिर यहाँ पर मेट्राइज ने अपना सर्वे दिया है। मेट्राइज क्या कहता है, 42 से 47 सीट आएगा बीजेपी, मतलब एनडीए गठबंधन को, सिर्फ बीजेपी नहीं बोलेंगे, इनका कहना है कि एनडीए गठबंधन को इतना सीट आएगा। एनडीए, इसको आप एनडीए समझिए, और जेएमएम प्लस है, मतलब आप समझिए इंडिया गठबंधन जो है, जेएमएम के साथ जितने भी कांग्रेस हो गया या आरजेडी हो गया, जो पार्टियां हैं वो इसमें शामिल है। तो एनडीए गठबंधन को 42 से लेकर 47 सीट आएगी, ये मेट्राइज कर रहा है, और जेएमएम प्लस को 25 से लेकर 30, और अदर यानी जेकेएलएम वगैरह जो छोटी पार्टियां या निर्दलीय है उनको 1 से लेकर 4 सीट आएगी। इसी प्रकार और एक सर्वे है और एक एग्जिट पोल डाटा है पीपल्स प्लस। पीपल्स प्लस क्या कहता है, 44 से 53 सीट्स आएगा आपका एनडीए गठबंधन को, 44 से 53, और दूसरा है आपका इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम प्लस 25 से 37, और अदर को 5 से लेकर 9। आगे टाइम्स नाउ का एक सर्वे है, वो कह रहा है 40 से लेकर 44 एनडीए का रहेगा, और 30 से लेकर 40 जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन का, और 1 सीट ये किसी और को दे रहे हैं, अन्य को। ठीक है, अभी आप डाटा देखिए, अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको एक चीज पता चलेगा, ये तीनों में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, एनडीए की। इन तीनों में सरकार किसकी बन रही है, एनडीए की, यानी एनडीए मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिख रहा है इन तीनों में, यानी बीजेपी की अगली सरकार बनती दिख रही है इस सर्वे के अनुसार। और कुछ डाटा हमारे सामने, उसको भी आपके सामने लाएंगे, फिर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। होना क्या है ना, होना क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये जो डाटा दे रहा है आपका माई एक्सिस माई इंडिया, एक्सिस माई इंडिया का डाटा अभी देखिए काफी ज्यादा हाईलाइट और सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसने गजब का डाटा दिया है, और इसका एक अच्छा सर्वे माना जाता है, और पहले तो इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था, पिछले कुछ दिनों से ये गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने चौंकाने दिया है सर्वे कि 25 सीट ही मिलेगा एनडीए को, और 53 सीट मिलेगा एनडीए को, अदर को सिर्फ 3 सीट दे रहे हैं। ठीक है, और 25 सीट्स किसको है, एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 53, यानी जेएमएम की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ पे सरकार किसकी बनती दिख रही है, जेएमएम की। इसके अनुसार जेएमएम प्लस का सरकार बनेगा, और फिर से सीएम हेमंत सोरेन बनेंगे यहाँ के सर्वे का अनुसार। ये लग रहा है। दूसरा है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर क्या कर रहा है, दोनों को बराबरी में रख रहे हैं, 37 से 40 एनडीए को, और 36 से 39 इंडिया को गठबंधन को, और उधर 0 से 2 सीट अन्य को दे रहे हैं। यानी ये क्या कर रहा है ना, ये बैलेंस करके चल रहा है दोनों को, है ना, ये दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। और फिर यहाँ पे मेट्राइज, जैसे मैंने पहले इसका डिस्कशन कर लिया था, ये 42 से 47 दे रहा है एनडीए को, और 25 से 30 इंडिया गठबंधन को, और 1 से 4 अन्य को। फिर देखिए पी मार्क 31 से 40 दे रहा है आपका एनडीए को, और 37 से 47 दे रहा है किसको, इंडिया गठबंधन को, और 1 से 6 दे रहा है अन्य को। यानी यहां पर भी पलड़ा भारी किसका है, इंडिया गठबंधन का। और पीपल्स प्लस जो कि आपका
यहाँ पर एनडीए का 44 से 53 सीट और 25 से 37 सीट इंडिया गठबंधन को, 5 से 9 अन्य को। तो ये जो डाटा है ना, आपको यहाँ पर किसको, अब पहला मैं इसे अलग कलर कर देता हूं, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ जेएमएम का मान लो ग्रीन होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें जेएमएम की सरकार बनती दिख रही है, यहाँ पर जेएमएम दिख रहा है ना, जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन का। और यहाँ पर दूसरा आपका ये भी, यहाँ पर भी आप पी मार्क भी इंडिया गठबंधन का सरकार दिखा रहा है। अगर इसमें भी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ किया जाए, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का सरकार बनता दिख रहा है, दोनों का, है ना, यहाँ 50-50 है, दोनों का दिख रहा है। और अगर देखा जाए तो 3 ऐसा सर्वे है जहां पे इंडिया गठबंधन का सरकार बनता दिख रहा है, जेएमएम प्लस का सरकार बनता दिख रहा है। वही अगर दूसरा आप बात करें कि बीजेपी आपका जो उसको भगवा कलर है, उसको हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है ना, ये कलर हम लोग ले लेते हैं भगवा में, तो भगवा कलर सेम नहीं मिल रहा है तो हम लोग रेड ले लेते हैं। रेड यानी कि आप देखें तो मेटराइज पहला, ये क्या कर रहा है, एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा। दूसरा पीपल्स प्लस, ये आपका भी एनडीए का सरकार कर रहा है। तो यानी 2 ऐसा है ना जो पूरी तरह एनडीए के साथ है, और एक ऐसा है जो 50-50, ये वाला दोनों के लिए है ना, ये दोनों के लिए। दैनिक भास्कर दोनों के लिए अवसर दे रहा है, दैनिक भास्कर दोनों की सरकार, यानी देखा जाए तो 2 सर्वे ऐसा है जो एनडीए के साथ है, 2 सर्वे ऐसा है जो इंडिया के गठबंधन को दिखा रहा है सरकार बनते हुए, और एक ऐसा जो दोनों को, यानी मुकाबला बिल्कुल टाइट है, 50-50। पहली बार झारखंड में इस प्रकार का चुनाव देखने को मिल रहा है जो कि दोनों 50-50 पे है यहाँ पे। और रहे सवाल एग्जिट पोल का, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता 100% सही नहीं होती है ना, ये गलत भी हुआ है पिछला लोकसभा चुनाव में, बहुत कुछ दिन पहले की बात नहीं है, कुछ चंद महीने पहले की बात है। एग्जिट पोल के सारे नतीजे ध्वस्त हो गए जब हमारे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। तो जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन अगर ये सही हो तो इसको हम लोग मानकर चलते हैं। आगे इसमें क्या फैक्टर रहा, है ना, इसमें क्या फैक्टर रहा, क्यों इस प्रकार का न्यूज चल रहा है, तो वही सेम है, इसको हमें देखना नहीं है। अब हम लोग सर यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, आखिर अब होना क्या है। होना यही है, अब हम सभी को 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सर्वे ऐसा नहीं कह रहा है कि इसी की सरकार बनेगी। यहाँ पे 50-50 का मुकाबला है, किसी की तरफ भी गेंद जा सकता है और कोई भी किंग यहाँ पर बन सकता है। यहाँ सवाल त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय होने के चांसेस बहुत कम है, उस तरह का कोई त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि मजबूत उस तरह का कोई तीसरा विंग यहाँ पर खड़ा नहीं है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, टक्कर दे रही है, वोट का जो शेयर है ना उसका 8% के लगभग कहा जा रहा है, तो वो अच्छा खासा वोट ला रही है, ठीक है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। रहा सवाल वोट वो काट रही है, वोट काट रही है, तो किसका वोट काट रही है, तो ज्यादा चांसेस है टाइगर जयराम महतो जो भी वोट काट रहे हैं ना वो ओबीसी कैटेगरी का वोट काट रहे हैं, और वो ट्रेडिशनल बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। तो ये टाइगर जयराम महतो वोट जो काट रहे हैं वो किसका काट रहा है, बीजेपी का। तो ये इस फैक्टर को आप समझिएगा, है ना, यानी नुकसान हो रहा है किसको, बीजेपी को। बीजेपी को नुकसान हुआ तो बीजेपी उसकी भरपाई कैसे कर रहा है, उसके साथ कौन आया है, सुदेश महतो, जाजसू, जो कि पहले पिछला चुनाव अलग होकर लड़े थे, अब सुदेश महतो साथ में है। इसके बाद लोजपा साथ में है और जदयू साथ में है, तो यानी अब वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उसका जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो बेनिफिट्स टाइगर जयराम महतो के कारण उनको नहीं मिल पा रहा है, वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर टाइगर जयराम महतो नहीं लड़ते या मान लीजिए इनका उदय नहीं हो रहा था तो बीजेपी को सॉलिड फायदा होता, लेकिन उनको अगर नुकसान पहुंचाया है तो जयराम महतो नुकसान बढ़ा दिया है बीजेपी को, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, मान लो 50-50 का होगा, नहीं तो बीजेपी लीड में थी, गवर्नमेंट बीजेपी आराम से बना लेती, बीजेपी लीड में थी, लेकिन उसने खेला यहाँ पर खराब कर दिया। तो एग्जिट पोल का हमने सटीक विश्लेषण किया। अब हम लोग बात करेंगे मेन फैक्टर्स इस चुनाव में क्या रहा और किसने किसको वोट दिया, है ना। जो बातें निकल कर आ रही है ना कि युवा वर्ग और विशेषकर जिन्हें जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो लोग जेएमएम से नाराज थे, वो लोग जेएमएम से नाराज थे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इसने भरपूर वोट दिया है बीजेपी को, यूथ ने वोट दिया है बीजेपी को। ये पूरी तरह खुला खुला उन लोगों ने वोट देकर, वोट देने से पहले अपने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं ने आवाज उठाई। बाद में भी जो सर्वे है उसमें उसने खुद ही कहा है हमने
जेएमएम को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि इसने हमें नौकरी नहीं दिया। तो युवा वर्ग उनके साथ है, लेकिन इनके साथ है कौन? इनके साथ जो ग्रामीण आदिवासी वर्ग है, उनका तो वोट इनको मिलता ही है। दूसरा, अभी इनकी जो कुछ लोक कल्याणकारी योजना है, जैसे कि बिजली बिल को इसने 200 यूनिट तक माफ कर दिया, उसके कारण सभी वर्गों का सहयोग मिला है। इसमें बिजली बिल जो माफी हुआ है, इसमें सभी वर्गों का सहयोग मिला है। मैया योजना जैसी योजनाएं चल रही है ना, अबुआ आवास चल रहा है। इसके कारण अब जेएमएम को जो ग्रामीण इलाके में इनका जो पकड़ था वो ज्यादा मजबूत हुआ है, और बिजली बिल माफ करने के कारण शहरी इलाकों में भी इनका, जिनका बिजली बिल माफ हो गया, वो इनके साथ है। कुछ वर्गों को जॉब दिया भी गया है ना, पुरानी वैकेंसियों के कारण के आधार पर नियुक्ति दी गई है, वो वर्ग इसके साथ है। यानी युवा वर्ग इससे नाराज है, लेकिन अन्य महिला हो या फिर आपका आदिवासी वर्ग हो, मुस्लिम वाला तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। जहां कांग्रेस है, जेएमएम का बीजेपी के साथ तो जाती नहीं है, तो मुस्लिम वोट का शेयर यहाँ इनके साथ है, और महिलाओं का वोट का शेयर इनके साथ है। और जो इसने योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का जिनको लाभ मिला है, और विशेषकर मैया योजना का लाभ सभी वर्गों को मिला है, और करोड़ों में यहाँ पे लाभ मिला है। तो यानी कह सकते हैं कि उन वर्गों का साथ इनके साथ गया है, और इसीलिए ये मुकाबला काफी कह सकते हैं एंटी कम्युनिटी जो होना चाहिए ना, सत्ता विरोधी लहर, वैसा नहीं बन पाया। जिस प्रकार, हालांकि ये नौकरी में देने में फेल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हैं, और हालांकि इसे समय भी कम मिला। इनका कहना था कि हम कर लेते, लेकिन समय भी कम मिला, है ना, जेल जाना पड़ा। जो भी ये तो आरोप लगाते हैं कि गलत हो सही हो, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा, उस पर हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन समय कम मिला था, ये तो सही है। पहले कोरोना का प्रकोप था, फिर इनको जेल जाना पड़ा, तो यानी समय इनको देखा जाए तो 2 साल अच्छे से इसने काम किया है। 2 साल में जो इनसे हो सका, इसने मैक्सिमम करने का प्रयास किया। तो सरकार का लेखा जोखा ये रहा है। मेन फैक्टर्स इस चुनाव में, जो इलेक्शन हुआ, मेन फैक्टर्स क्या रहा? तो बीजेपी ने इस चुनाव को मुख्य रूप से जो मुद्दा होना चाहिए था सरकारी नौकरी वगैरह का, उसने मुद्दा इसको बनाया ही नहीं। वो मेन फैक्टर्स चले गए, हिंदू और मुस्लिम का कार्ड उन्होंने खेला, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो मुद्दा उठाया। वो सही है, सही भी है, लेकिन आम जो है ना जनता, उनसे ज्यादा सरोकार नहीं होती है। जो पढ़े लिखे वर्ग जो समझ रहे हैं, तो उनका परसेंटेज बहुत कम है, तो उनका उस विशेष फायदा अगर मिलेगा, जो समाज का उच्च तबका है वहां से उनको मिल जाएगा। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वहां पे उनको वोट मिल जाएगा, और वैसे भी बीजेपी के सपोर्टर वही लोग हैं। लेकिन इसके कारण जो आदिवासी समाज का जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया के कारण उनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, वो आदिवासी जो पूरे झारखंड के आदिवासी हैं, वो उससे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। जिस इलाके में ये घटनाएं घट रही है, जिस इलाके का एग्जाम्पल दिया जाए, वहां के कुछ आदिवासी इनके साथ आए हैं, ये बात सही है, लेकिन इसके चलते पूरा झारखंड का आदिवासी बीजेपी का वोट करने लगेगा, ऐसा नहीं हुआ है। तो कभी भी उनका पहला जो प्यार है वो तीर धनुष जेएमएम ही है, और उनको ही उन्होंने वोट दिया है। ठीक है, तो ये रही सारी एनालिसिस, और जैसे मैंने कहा मुकाबला बिल्कुल 50-50 का है। अब आने वाला जो 23 नवंबर है, उसी का वेट करना होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार का ही चुनाव होना चाहिए, है ना। किसी पार्टी को एक तरफा वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ कार्य करती है ना, सबकी कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। तो अगर आपने काम किया तो आपको लोग वोट देंगे, अगर आपने काम नहीं किया तो नहीं देंगे। और इसी प्रकार की यहाँ पर नजारा, इसी प्रकार का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो इसने काम किया उसके लिए इसे वोट मिल रहा है, और कह सकते हैं कि बहुत नाखुश होते हुए भी अच्छा पोजीशन में जेएमएम है। उनसे युवा वर्ग, जो कि युवा के बिना कोई भी राज्य या देश नहीं चलता है, युवा वर्ग नाखुश है, फिर भी उसने अच्छी फाइट सरकार ने की है, और प्रॉमिस किया है कि हम अगली सरकार बनते ही 2 साल में सारी नियुक्तियां दे देंगे। तो उनपे युवा कितना भरोसा जताते हैं। अगर उनकी सरकार बनती, क्या 2 साल में फिर से वो नियुक्तियां कंप्लीट कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। या बीजेपी ने जो अपनी योजनाएं चलाई है, या गोगो दीदी योजना हो, या फिर सरकारी नौकरी प्रत्येक साल 10 लाख देने का उन्होंने वादा किया है, तो उन सब पे क्या होता है आने वाला समय बताएगा। तो लेकिन हाँ, सरकारों को उतनी ही घोषणा करनी चाहिए जो पूरा कर सके। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं, और अगर वो घोषणा अधूरी रह जाती है, अगला चुनाव में फिर उसको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये बिग हम लोग ब्रेकिंग कवर कर रहे थे, झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे थे। और चलिए 23 नवंबर का हम लोग वेट करेंगे, और सारी चीजों के बारे में बात की। और 23 नवंबर को फिर से आप सभी से रूबरू होंगे जब सरकार बन जाएगी, तो किस प्रकार युवाओं के लिए क्या हमें करना है,
और किस प्रकार आवाज उठाना है। और सबसे पहला मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। हम लोगों जो हमारा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग जो काम करते हैं, हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो चैनल है, हम लोग हायर एजुकेशन के लिए आवाज उठाएंगे। कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम सरकार बनेगी, और हम लोग सबसे पहला डिमांड क्या देंगे, जेट का आयोजन हो, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन हो झारखंड में। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, ये डिमांड रहेगा। और ये प्रत्येक विधानसभा वाइज जिस जिस इलाके के आप हैं, सबसे पहला ज्ञापन जाके अपने नए नवनिर्वाचित विधायक को देना है, ताकि जब उनका विधानसभा सदन स्टार्ट हो तो वो उनका अपनी आवाज को वहां पर रखें और जेट के आयोजन को लेकर आवाज उठाएं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला काम हमें अपने अपने एरिया के विधायक को अपना आवेदन दे देना है ना, हस्ताक्षर करा के, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनसे साइन करा के, उनका सिग्नेचर करा के, उनके साथ 10-20 लड़के जाकर अपने विधायक या विधायिका जो भी है उनको आवेदन देना। पहला स्टेप हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 23 नवंबर का वेट कीजिए। सरकार बीजेपी का बने, जेएमएम का बने, वी वांट जेट, हम लोग जेट चाहिए और झारखंड में जेट होना चाहिए, क्योंकि जेट का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो डिटेल्स क्यों नहीं आया, है ना, डिटेल्स आना चाहिए। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब उस तैयारी ये है तो उसका एग्जाम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, तो पहले सरकार का गठन होने दीजिए और एग्जाम फाइट एंड वन आप सभी के साथ है और जेट का आयोजन होगा, बिल्कुल होगा। और आप 100% रहिए कि हम लोग जीतेंगे ये जंग और झारखंड में जेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द लाएंगे और आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए झारखंड में एलिजिबल हो जाएंगे। और जेट की आप तैयारी करें एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़कर। यहाँ क्लासेस भी बिल्कुल स्टार्ट है, एवरीडे 8 PM को जेट की क्लासेस मिल जाएगी। वो कंबाइंड क्लास है। और वो कंबाइंड क्लास में क्या क्या होगा, अपकमिंग दिसंबर में जो यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है उनका, दूसरा झारखंड में अपकमिंग जेट, बिहार में अपकमिंग बैट, और यूपी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हो रहा है तो वो कंबाइंड क्लास है, क्योंकि चारों का सिलेबस मैच कर रहा है ना। तो कंबाइंड क्लास चल रहा है, आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि एवरीडे 8 PM को आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाए, आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप क्लासेस देख सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।